हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप लोग। आप सबका लेजेंडरी फिजिक्स बाय नवाज के इस धमाकेदार प्लेटफॉर्म पे स्वागत है गाइस। आज हम लोग यूनिट्स एंड मेजरमेंट के अंदर एपिसोड नंबर 2 लेकर के आ गए, जिसमें हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस जो कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे उसके ऊपर क्वेश्चंस करने वाले हैं। और ये जो लेक्चर सीरीज है वो नीट के एग्जाम को टारगेट करते हुए है, और क्लास 11th का जो स्टूडेंट्स लोग हैं वो भी इस लेक्चर सीरीज को देख सकता है। इसमें डेरिवेशंस भी सारा कवर्ड होगा, लेकिन हम लोग क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच पे यहाँ ज़्यादा ध्यान देंगे क्योंकि हम लोग नीट को टारगेट करते हुए चल रहे हैं। भर भर के आपको क्वेश्चंस करवाया जाएगा हर टॉपिक के ऊपर। और जैसा कि आपको हम पहले भी बताए थे कि मेरा जो जैसे एपिसोड नंबर 1 जो था वो डायमेंशनल एनालिसिस का थ्योरी के ऊपर, उसको समझ के उसके ऊपर कुछ बहुत क्वेश्चन करने के ऊपर था। सेकंड एपिसोड जो आया है उसमें हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस के अंदर जो क्वेश्चंस होता है, यानी जो रेप्यूटेड कोचिंग्स के मॉड्यूल में दिया रहता है और भी बहुत जगह रहता है, तो उन क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और जिसका आने का चांसेस, मतलब उस टाइप का सिमिलर टाइप का क्वेश्चन नीट पीवाईक्यू में भी है और आने का चांसेस भी है, उन क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इस बार जैसा सीक्वेंस हो जा रहा है नीट का क्वेश्चन आने का, तो वो जेईई मेंस लेवल तक को भी ऑब्वियसली टच कर रहा है। और ऐसा कुछ नहीं होता है यार कि नीट और जेईई मेंस, ऐसा कुछ होता नहीं है। फिजिक्स होता है ना, पढ़ना आपको पूरा रहता है, बस अलग अलग एग्जाम के हिसाब से टेम्परामेंट अलग, थोड़ा सा टेम्परामेंट में हल्का स्लाइट डिफरेंस होता है। जेईई मेंस में मैथमेटिक्स किसी भी लेवल तक जा सकता है, उसमें हाई लेवल तक भी मैथ्स आपसे पूछ सकता है, लेकिन नीट के एग्जाम में वही थोड़ा सा मैथमेटिक्स थोड़ा सा लिमिटेड पूछेगा, बस यही छोटा कुछ डिफरेंस रहता है। बेसिक मैथ्स उसमें लिमिटेड आएगा नीट के एग्जाम में। बाकी जेईई मेंस में जो मैथ्स का अच्छा पार्ट उठा करके और फिजिक्स का क्वेश्चन बना सकता है, लेकिन नीट में आपका वैसा नहीं कर सकता। ये एक स्लाइड से डिफरेंस है, बाकी सब में बहुत ज़्यादा कोई फर्क नहीं वाला, बाकी सब में बहुत ज़्यादा कोई अंतर वाला बात नहीं है। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते हैं। रात का बज रहा है रात का बजने वाला है 11 बजने वाला है, और हम आपको पढ़ाने वाले हैं यूनिट एंड मेजरमेंट का क्वेश्चंस, है ना। पढ़ाने क्या वाले, क्वेश्चन बना के दिखाने वाले हैं। तो आइए हम लोग क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। और कुछ यहाँ पर इन्फॉर्मेशन है जैसे हम बता चुके हैं ओनली फॉर नीट, लेकिन 11th का स्टूडेंट्स भी ये वीडियो देख सकते हैं, बिल्कुल उनको भी 100% समझ में आएगा। बेसिक से लेकर हम लोग एकदम टॉप लेवल तक लेके जाएंगे वीडियोज़ को। नोट्स तक का जहाँ तक बात है, तो इस लेक्चर में हम 10 क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाएंगे। वी विल सॉल्व 10 क्वेश्चन इन दिस लेक्चर। 10 क्वेश्चन इस लेक्चर में हम लोग उड़ा देंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट का। और इसका जो आपका पीडीएफ है, 10 क्वेश्चंस का पीडीएफ, और जो भी हम इस लेक्चर में लिख के समझाएंगे वो सारा आपको हैंड रिटन नोट्स के फॉर्म में टेलीग्राम चैनल लेजेंडरी फिजिक्स नवाज में मिल जाएगा। खैर, इतना सारा बात करने के बाद नोट समझ गए आप कहां मिलेगा, टेलीग्राम चैनल लेजेंडरी फिजिक्स नवाज। खैर, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं, और इसको अभी हम हटा देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हम यहां पर लिखते हैं ताकि आपको ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो ये है गाइज आपका क्वेश्चन नंबर 1, और इसमें क्वेश्चन में क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स कैन नॉट एंटर इनटू लिस्ट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज इन एनी सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये क्वेश्चन बहुत मतलब फेमस टाइप का क्वेश्चन है, मतलब रिपीटेडली आपको ये क्वेश्चन हर जगह दिख जाएगा। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं, इसका सॉल्यूशन को डिस्कस करते हैं। बहुत लोगों को तो, आधा लोगों को तो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया होगा। क्या लिखा है, बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। सेट मतलब ग्रुप में जो कुछ लोग रहता है उसको सेट बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल A, B, C, इसको हम लोग सेट बोल सकते हैं क्योंकि ये लोग एक ग्रुप में। तो यहाँ बोला है कैन नॉट एंटर इनटू लिस्ट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। सबसे पहले क्वांटिटीज इन एनी सिस्टम ऑफ यूनिट, इसमें बोल रहा है ना कि जैसे मेरे पास 4 ऑप्शन दिया है, चारों ऑप्शन में से ये तीनों फंडामेंटल है। वे तीनों मतलब कह रहा है कि बताइए कौन सा सेट ऐसा है जो कि फंडामेंटल क्वांटिटी का ग्रुप में नहीं आता है। हम समझाते हैं आपको। जैसे यहां पर देखिए ना, डी ऑप्शन देखिए, डी ऑप्शन में लेंथ, टाइम और मास। आराम समझना, पहले ही क्वेश्चन हम बहुत अच्छा लेवल का उठा लिए, पहले ही क्वेश्चन जो है हम बहुत अच्छा लेवल का उठा लिए। आराम से देखिए, 10 क्वेश्चन आराम से देखिए, वीडियो को नॉर्मल पे देखिए, जबरदस्त एक चीज समझ में आएगा, एकदम फील के साथ। फील, इमोशन, एटीट्यूड, गुस्सा, नफरत सब हो जाएगा। आइए देखते हैं। तो यहां पर क्या है, लेंथ, टाइम, मास, 3 क्वांटिटी है, लेंथ, टाइम, मास। तो यहां पर आप जानते हैं कि लेंथ एक फंडामेंटल क्वांटिटी होता है। क्यों लेंथ फंडामेंटल क्यों है? क्योंकि लेंथ को हम बाकी और किसी भी क्वांटिटीज की मदद से डिराइव नहीं कर सकते हैं, इसलिए लेंथ कैसा क्वांटिटी है, फंडामेंटल। वैसे ही टाइम भी कैसा क्वांटिटी है, फंडामेंटल, क्योंकि टाइम को हम लोग किसी और चीज के मदद, क्योंकि टाइम किसी पे डिपेंड नहीं करता है। टाइम को किसी को जरूरत नहीं है, टाइम को किसी का जरूरत नहीं है डिफाइन करने के लिए, उसको टाइम को डिफाइन करने के लिए किसी का जरूरत नहीं है। तो इसलिए टाइम कैसा क्वांटिटी है, फंडामेंटल। मास भी कैसा क्वांटिटी है, फंडामेंटल, क्योंकि मास को डिफाइन करने के लिए हमको और किसी चीज का जरूरत नहीं है। अगर हम बोलते हैं 5 केजी मास, तो हमको कोई चीज को डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। 5 केजी बोल दिया तो समझ गया आप हम मास का बात कर रहे हैं। तो ये तो ग्रुप ऑफ फंडामेंटल हुआ।
ग्रुप ऑफ फंडामेंटल कैसे हो गया? क्योंकि हमको मास को डिफाइन करने के लिए टाइम का जरूरत नहीं है, हमको टाइम को डिफाइन करने के लिए मास का जरूरत नहीं है, और लेंथ को डिफाइन करने के लिए इन दोनों में से भी किसी का जरूरत नहीं है। यानी कि ये तीनों क्या हो गया? ये तीनों हो गया ग्रुप ऑफ फंडा या फिर सेट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। जैसा क्वेश्चन में बोला, ये सेट बन गया, सेट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है आप ध्यान दीजिए। क्वेश्चन में बोला है कि इन चारों में से कौन सा फंडामेंटल क्वांटिटी का सेट नहीं है पूछा है, कौन सा नहीं है पूछा है। अरे ये तो है, ये तो है, तो इसलिए गलत होगा। ऑप्शन ठीक है, ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कौन सा फंडामेंटल नहीं है, कौन सा फंडामेंटल का ग्रुप नहीं है। ये तो फंडामेंटल का ग्रुप है। अच्छा, अब इस पे आते हैं। इसमें लिखा है इसलिए इसको काटना पड़ा। इसमें देखना है कौन सा नहीं है फंडामेंटल ग्रुप, कौन सा नहीं है। ठीक है, मास टाइम वेलोसिटी, मास टाइम वेलोसिटी देखते हैं, देखते हैं। यहां पर अगर हम लोग देखें मास तो एकदम फंडामेंटल है। मास तो 7 फंडामेंटल में से एक मास होता है, तो मास तो एकदम फंडामेंटल है, कोई टेंशन का बात नहीं है। टाइम भी फंडामेंटल है। टाइम को डिफाइन करने के लिए मास का कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही टाइम को डिफाइन करने के लिए वेलोसिटी का ज़रूरत है। लेकिन जब हम लोग वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं, वेलोसिटी को डिफाइन करने के लिए यहां हम चलिए क्लियरली लिखते हैं। वेलोसिटी को अभी हम लोग बात कर रहे हैं ऑप्शन सी के बारे। जब हम वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट। हालांकि अगर कायदे से लिखे तो होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम। तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट और टाइम पर डिपेंड करता है। यानी कि डिस्प्लेसमेंट एक टाइप का लंबाई है, डिस्प्लेसमेंट को हिंदी में बोलते हैं विस्थापन, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट एक टाइप का लंबाई है, तो एल लिख दिए, ठीक है। और यहां पर टाइम के लिए लिख दिए टी। तो यानी कि वेलोसिटी को डिफाइन करने के लिए लेंथ और टाइम का जरूरत है। तो देखते हैं वेलोसिटी को डिफाइन करने के लिए टाइम पे तो डिपेंड कर रहा है वो 1 सेकंड, लेकिन यहां पर लेंथ नहीं है। मतलब इन दोनों के मदद से हम वेलोसिटी को डेराइव, इन दोनों के मदद से हम वेलोसिटी को डेराइव नहीं कर सकते हैं। यानी कि यहां पर वेलोसिटी कैसा बन गया? फंडामेंटल। हमको पता है वेलोसिटी डेराइव्ड है, हमको ये बात पता है वेलोसिटी डेराइव्ड है, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है फॉर इंस्टेंस ये मान लीजिए कि वेलोसिटी फंडामेंटल है। इनको देख के हम वेलोसिटी को फंडामेंटल बोल रहे हैं। वो बोल रहा है कि खाली यही दोनों है, तो क्या इन दोनों की मदद से वेलोसिटी ड्राइव हो सकता है? नहीं हो सकता है। वेलोसिटी को अगर ड्राइव करना है, अगर इसको ड्राइव्ड क्वांटिटी साबित करना है कि मतलब ये इन दोनों पे निर्भर कर रहा है, तब यहां लेंथ भी होना चाहिए, क्योंकि वेलोसिटी को डिफाइन करने के लिए लेंथ का भी जरूरत पड़ता है। ये दोनों मिलकर भी वेलोसिटी को ड्राइव नहीं कर पाएगा। इसीलिए यहां पर मास जो है वो तो फंडामेंटल होगा, क्योंकि मास, इन दोनों की मदद से हम लोग मास को डिफाइन ऑब्वियसली नहीं करेंगे, टाइम को भी इन दोनों की मदद से ऑब्वियसली डिफाइन नहीं करेंगे, और वेलोसिटी को भी कोशिश करेंगे तो इन दोनों की मदद से डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो यहां पर वेलोसिटी भी कैसा हो जाएगा? फंडामेंटल। ये तीनों एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये तीनों का रिश्ता नहीं बन पाया, इस बेचारे को भी नहीं डिराइव कर पाए, इसीलिए ये गलत हो गया। हालांकि ये क्या है? इसको हम लोग बोलेंगे सेट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। ये हो गया सेट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। ये सेट ऑफ फंडामेंटल कैसे हुआ? क्योंकि ये तीनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो गया। वेलोसिटी थोड़ा लुढ़क रहा था क्योंकि वेलोसिटी में टाइम आ रहा था, लेकिन क्योंकि लेंथ वाला टर्म यहां नहीं आया, इसीलिए वेलोसिटी फंडामेंटल हो गया। चलिए, क्वेश्चन में पूछा है कौन सा फंडामेंटल का ग्रुप नहीं है, इसलिए काटना पड़ा इसको। कौन सा नहीं है पूछा है, चलिए देखते हैं। फिर है लेंथ टाइम वेलोसिटी, लेंथ टाइम वेलोसिटी। अच्छा, उसके बाद देखिए यहां पर देखिए, लेंथ को टाइम से कोई मतलब नहीं है, टाइम को लेंथ से कोई मतलब नहीं है, लेकिन वेलोसिटी लेंथ और टाइम दोनों की मदद से ड्राइव हो जाएगा। इसका मतलब वेलोसिटी यहां पर फंडामेंटल नहीं रहा, क्योंकि फंडामेंटल क्वांटिटी का डेफिनेशन क्या होता है? फंडामेंटल क्वांटिटी का डेफिनेशन क्या होता है? फंडामेंटल क्वांटिटी का डेफिनेशन होता है दोज क्वांटिटीज विच, जिसको आता है आगे बढ़ा के देख ले, विच डज नॉट डिपेंड ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटी, whose defining operations does not depend on other physical quantity। और यहां तो वेलोसिटी लेंथ और टाइम दोनों पे डिपेंड कर रहा है, यानी इन दोनों की मदद से हम इसको डिराइव कर सकते हैं। तो ये यहां पर फंडामेंटल नहीं डिराइव्ड हो गया, क्योंकि इन दोनों की मदद से ये डिराइव होने लगा। और यहां तो मतलब ये लोग दोनों तो फंडामेंटल हुआ, लेकिन ये आने की वजह से इस फंडामेंटल का जो सेट था उसको खराब कर दिया। यानी कि ये तीनों फंडामेंटल क्वांटिटी का सेट नहीं होगा, क्योंकि वेलोसिटी इन तीनों से ड्राइव हो जा रहा है, इसीलिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछा था कौन सा नहीं होगा, तो इसमें वेलोसिटी गड़बड़ा दिया बात, इसीलिए ये ऑप्शन तुम्हारा हो गया सही। क्लियर है भाई? फिर से रिपीट करके देखना, समझ में आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट ए ऑप्शन में क्या है? लेंथ मास वेलोसिटी। लेंथ मास वेलोसिटी। अब जो वेलोसिटी है
वेलोसिटी फिर से डिस्प्लेसमेंट और टाइम पे डिपेंड करता है। यहां पर ना टाइम है ना डिस्प्लेसमेंट है, एक सेकंड डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन वेलोसिटी टाइम पे भी तो करता है और टाइम यहां नहीं आ पाया, इसलिए वेलोसिटी इस बार खाली इस ग्रुप के लिए, सिर्फ इस ग्रुप के लिए वेलोसिटी फंडामेंटल बन गया, क्योंकि वेलोसिटी इन दोनों की वजह से ड्राइव नहीं हो पाया। अगर यहां टाइम दे देता ऑप्शन में तो फिर ये सही हो जाता। तो ये लोग तीनों गलत हो गया। गलत कैसे हुआ? क्योंकि ये तीनों ग्रुप ऑफ फंडामेंटल हो गया, है ना, ये ग्रुप सेट ऑफ फंडामेंटल हो गया। ये देखिए, ये भी सेट ऑफ फंडामेंटल्स, ये भी सेट ऑफ फंडामेंटल, ये भी, लेकिन ये सेट ऑफ फंडामेंटल नहीं है, क्योंकि यहां पर वेलोसिटी जो है इन दोनों से ड्राइव हो जा रहा है। और बाकी लेंथ जो है, लेंथ तो आपका फंडामेंटल हुआ, ये भी फंडामेंटल, बट ये नहीं, ये तो ड्राइव हो गया, क्योंकि इन दोनों से ये ड्राइव हो जा रहा है। क्लियर है? तो ये आपको क्वेश्चन 100% समझ में आएगा। यहाँ पर फंडामेंटल क्वांटिटी का जो डेफिनेशन था उससे इस क्वेश्चन को बेसिकली सॉल्व करना था, फंडामेंटल क्वांटिटी का डेफिनेशन से जाना था, और आपको हर एक ऑप्शन को चेक करना था कौन सा सेट है कौन सा नहीं है। इसमें से आपको जो भी ठीक लगता है आप कॉपी कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिखते हैं आपके लिए पानी वानी पी के। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं। हाँ गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग प्रोसीड करते हैं। बोला है अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, और 4 ऑप्शन दिया है। ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये भी आपको हर जगह मिल जाएगा देखने को, ठीक है। और फेमस का मतलब ये नहीं है कि ऐसा क्वेश्चन नहीं आ सकता है। ऐसा क्वेश्चन आपको असर्शन रीजन, मतलब इस क्वेश्चन को करने के बाद मल्टीपल क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। मतलब हम ऐसा क्वेश्चन लिए हैं ना, 10 क्वेश्चन जो हम लिए हैं वो ऐसा लिए हैं जिससे आपका मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स कवर होगा, और मतलब थ्योरी सब भी रिवाइज होते जाएगा जो भी हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। बहुत कुछ कवर, तो इसको आपको प्रॉपरली इसको नोट्स में आपको ऐड ऑन करना है, जितना भी 10 क्वेश्चन है। पिछले वाला एपिसोड देखने के बाद ये वाला एपिसोड में जब आप आए हैं तो प्रॉपरली इन क्वेश्चंस को नोट्स में लिखना है। बाकी क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस तो नेक्स्ट, अभी जब हम लोग का यूनिट एंड मेजरमेंट थोड़ा आगे बढ़ जाएगा तब हम जो टेलीग्राम चैनल है उसमें आपको हम बता भी देंगे लेक्चर में कि क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस हम कैसे कैसे डाल रहे हैं। तो आपको जो फाइल मिलेगा ना, जैसे इसका जो फाइल मिलेगा, इसमें उसमें फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस भी मिल जाएगा विद सॉल्यूशन। तो खैर हम लोग ज्यादा बात नहीं करते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, डायमेंशनलेस क्वांटिटी के लिए चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी पहले क्या होता है, पहले तो ये बताना चाहना चाहिए थी कि डायमेंशनलेस क्वांटिटी क्या होता है। समझते हैं हम लोग। यहाँ पर हम बताए भी थे आपको पिछले क्लास में, मतलब कि एपिसोड 1 में। डायमेंशनलेस क्वांटिटी, डायमेंशनलेस क्वांटिटी, डायमेंशनलेस क्वांटिटी उसको बोलते हैं। डायमेंशन पहले क्या होता है? डायमेंशन का मतलब होता है, जैसे मेरे पास फोर्स का आंसर डायमेंशनल एनालिसिस आता है MLT-2, तो ये जो इसका पावर होता है 1 1 -2, 1 1 -2, इसी को बोलते हैं डायमेंशंस। 1, 1, -2, तो इसी को बोला जाता है डायमेंशंस, ठीक है। और इसी ये जो पावर सारा है उसी पावर को ही बोला जाता है डायमेंशंस, ठीक। अब डायमेंशनलेस क्वांटिटी उसको बोलेंगे जिसमें ये पावर 0 0 0 आ जाए, जिसमें ये पावर 0 0 0 आ जाए, उसको हम लोग बोलेंगे डायमेंशनलेस क्वांटिटी। खैर, तो हम लोग चलते हैं, पहले देखते हैं कि डायमेंशनलेस क्वांटिटी का एग्जाम्पल क्या हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग डिनोट करते हैं एन से या फिर यू से, म्यू जिसको कहते हैं, म्यू से लिखिए, एन से लिखिए, दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। उम्मीद करते हैं आपको वहाँ खोपचा में दिख रहा होगा, अरे जबरदस्त दिख रहा है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मेरे पास फॉर्मूला होता है जैसे आप पढ़े भी होंगे कि मेरे पास अगर ये लाइट ऐसे आया, 10th में आप ये पढ़े होंगे, और ये आपका इंसिडेंट रे हुआ, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हुआ, तो यहाँ लाइट का स्पीड v1, तो यहाँ लाइट का स्पीड v2। तो इसका फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। आप जानते होंगे ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। तो मान लेते हैं मीडियम 1 मेरे पास एयर था, और मीडियम 2 मान लेते हैं मेरे पास ग्लास था। तो यहाँ से फिर क्या होगा, जो ग्लास में आपका, एयर में आपका स्पीड होगा वो होगा लाइट का 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, राइट। और नीचे जो आपका ये है, क्या कहते हैं उसको, नीचे जो आपका ग्लास है उसमें स्पीड हो जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, राइट। तो यहाँ से आपको पता है कि वेलोसिटी का जो डायमेंशनल एनालिसिस होता है वो आप देख सकते हैं सब कट वट के आपका आ जाएगा m0 l0 t0, क्योंकि यहाँ पर ना मास बच रहा है, ना लेंथ बच रहा है, ना टाइम बच रहा है। अरे भैया, वेलोसिटी का क्या होता है डायमेंशन, LT-1, और ये भी वेलोसिटी है तो वेलोसिटी ही, तो इसका भी हो जाएगा LT-1। तो LT-1 कैंसिल, तो m⁻, हालांकि आएगा कैंसिल होके 1, और उसी 1 को हम लिख सकते हैं m⁻0, l⁻0, t⁻0, क्योंकि m⁻0 कितना होगा 1, l⁻0 कितना होगा 1, और t⁻0 भी कितना होगा 1। 1 का गगन 1 × 1 कितना आएगा 1, एक नंबर। क्लियर है बात? तो यानी कि ये जो क्वांटिटी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो कैसा क्वांटिटी है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, क्योंकि इसका पावर 0 0 0 आ रहा है। इससे एक बात याद आया, इससे हमको एक बात याद है डायमेंशनलेस से। मेरा एक दोस्त था, बहुत पतला दुबला सूखा हुआ था, तो उस समय हम जब ट्यूशन पढ़ने जाते थे तो मेरे जो सर थे वो उसको बोलते थे
रिस्पेक्टेड सर थे, वो उसको बोलते थे कि डायमेंशनलेस क्वांटिटी आ गया। तो डायमेंशनलेस होने का मतलब ये होता है कि ना जिसमें मास का कोई पावर दिखे, ना लेंथ का पावर दिखे, ना टाइम का पावर दिखे, मतलब जो एकदम गायब हो, एकदम सूखा हुआ हो, डायमेंशनलेस क्वांटिटी। वैसे ही यहाँ पर भी ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये कैसा क्वांटिटी है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी, राइट। ओके ओके, ऐसे ही बहुत सारा डायमेंशनलेस क्वांटिटी आपको फिजिक्स में मिल जाएगा जिसमें ना एम होता है ना, मतलब कि फंडामेंटल क्वांटिटी कोई भी इसमें नहीं आता है। ओके, तो अब हम लोग को बोला है, अब क्या बोला है वो देखते हैं। अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी नेवर हैज अ यूनिट, मतलब ऐसा यूनिट नहीं होता है उसका। सही बात है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है उसका डायमेंशन तो नहीं है, डायमेंशंस इसका नहीं है। डायमेंशंस इसका क्या है, डायमेंशंस इसका है 0,0,0, और इसका यूनिट क्या है, यूनिटलेस। भाई ये कैसा क्वांटिटी है, यूनिटलेस। कोई ऐसा यूनिट थोड़ी होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, ये तो स्पीड बाय स्पीड का रेशियो है, तो इसलिए यूनिटलेस भी है। तो ये तो लग रहा है नेवर, लेकिन नेवर लिख दिया, नेवर हैज अ यूनिट, नेवर हैज अ यूनिट। तो सर ठीक तो है सर, नेवर हैज अ यूनिट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूनिट थोड़ी आ जाएगा सर। ठीक तो है सर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूनिट इसलिए। तो अगर डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, डायमेंशन नहीं है, तो यूनिट भी नहीं होगा। लेकिन एक मिनट, लेकिन एक मिनट, लेकिन एक मिनट मेरे दोस्त, कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है। ये तो हम आपको पहला कॉन्सेप्ट बताएं, कहाँ यहाँ पर कॉन्सेप्ट नंबर 1 इसको #1 कर लेते हैं। कहानी में एक ट्विस्ट है मेरे दोस्त, कहानी में एक ट्विस्ट है मेरे दोस्त, यहाँ देखना, कहानी में एक ट्विस्ट है मेरे दोस्त। मान लो हम बात करते हैं #2 का, #2। ट्विस्ट क्या है, ट्विस्ट ये है कि मेरे पास ये सर्कल है, मेरे पास ये सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर है, और ये मेरे पास है एंगल थीटा, जिसको हम लोग आर्क बोलते हैं। और ये थीटा के सामने जो लेंथ बनता है इसको हम लोग बोलते हैं आर्क लेंथ। क्या बोलते हैं, आर्क लेंथ, आर्क लेंथ, इसको एल से लिखते हैं। और ये वाला जो लाइन होता है ये रेडियस होता है, ये रेडियस होता है। और आपको पता होगा कि एंगल इज इक्वल्स टू होता है आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियाई या फिर आर्क अपॉन रेडियस। आर्क को भी एल में, लेंथ में, आर्क भी एक टाइप का, ये आर्क लेंथ, ये आर्क भी एक टाइप का लंबाई हुआ, और ये रेडियस भी एक टाइप का लंबाई हुआ। यानी एल से एल कट जाएगा, यानी कि ये m0 l0 t0 आ जाएगा। हाँ तो सर इसमें कौन सा खास बात है, तो ये एंगल कैसा है, डायमेंशनलेस। ये एंगल कैसा है, डायमेंशनलेस। एंगल कैसा है, डायमेंशनलेस। लेकिन एंगल का एसआई यूनिट तो होता है, एंगल का एसआई यूनिट तो होता है, एंगल का एसआई यूनिट तो होता है। एंगल का एसआई यूनिट क्या होता है, द एसआई यूनिट, द एसआई यूनिट ऑफ एंगल इज रेडियन। बोलेगा सर ये तो पहली बार सुन रहे सर, रेडियन तो सुना ही नहीं है। भाई देख, तू जो डिग्री पढ़ता है ना, एंगल को डिग्री में पढ़ता होगा, 180 डिग्री, 30 डिग्री, उसी को हम लोग अनदर फॉर्म ऑफ यूनिट रेडियन में लिखते हैं। और रेडियन जो होता है वो एंगल का एसआई यूनिट होता है, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, मतलब इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। जैसे हम लोग बोलते हैं 180 डिग्री जो होता है वो इक्वल होता है पाई रेडियंस के, पढ़ना है आगे ये। तो यानी कि एंगल एक ऐसा क्वांटिटी है, एंगल एक ऐसा चीज है जिसका कोई डायमेंशन तो नहीं है, 0 0 0। इसका डायमेंशन क्या है, एंगल का डायमेंशन क्या है, एंगल का डायमेंशन है 0,0,0। और इसका यूनिट क्या है, यूनिट तो है, यूनिट तो है। अरे यूनिट तो है, डायमेंशन नहीं है, यूनिट तो है। और यहां क्या बोल रहा है, अगर कोई डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, मतलब जिसका अगर डायमेंशन नहीं है, अगर डायमेंशन नहीं है, नेवर हैज अ यूनिट। अगर डायमेंशन नहीं है तो यूनिट भी नहीं होगा, डायमेंशन नहीं है तो यूनिट भी नहीं होगा। डायमेंशन तो है, डायमेंशन तो नहीं, सॉरी, डायमेंशन तो नहीं है लेकिन यूनिट तो है, डायमेंशन तो नहीं है, यूनिट तो है। और इसमें बोल रहा है नेवर हैज अ यूनिट, डायमेंशन नहीं है, यूनिट है, डायमेंशनलेस है ये। अरे ये क्या एंगल कैसा है, डायमेंशनलेस, लेकिन फिर भी उसका यूनिट है। तो ये ऑप्शन हो गया गलत, क्योंकि इसमें बोल रहा है नेवर हैज अ यूनिट। देख तेरे सामने दिखा दिया, डायमेंशनलेस है फिर भी यूनिट, नेवर लिख दिया वहां पर, नेवर लिख दिया, इसलिए गलत हो गया, नेवर गलत लिख दिया। हाँ एक ऐसा क्वांटिटी है जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जिसके पास मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, इसके पास अगर देखिएगा आप तो डायमेंशन नहीं है, यूनिट भी नहीं है, लेकिन यहाँ नेवर लिख दिया, इसलिए गलत हो गया। ठीक है, तो ये एक ऐसा क्वांटिटी है, ऐसा भी मेरे पास क्वांटिटी है जिसके पास डायमेंशन नहीं है और यूनिट भी नहीं है। ऐसा भी क्वांटिटी है जिसके पास डायमेंशन नहीं है लेकिन यूनिट है, और वो कौन है, एंगल। आइए आगे देखते हैं। ऑलवेज हैज़ अ यूनिट, नहीं ऑलवेज तो नहीं, ऑलवेज हैज़ अ यूनिट, मतलब कि अगर डायमेंशन नहीं है तो यूनिट हमेशा होगा, डायमेंशन नहीं है तो यूनिट हमेशा होगा। ये गड़बड़ बात है ना, डायमेंशन नहीं है तो यूनिट हमेशा कहाँ है, यहाँ पर तो यूनिट आपका देख सकते हैं। इस वाले केस में डायमेंशन नहीं है लेकिन यूनिट भी नहीं है, दोनों नहीं है। लेकिन यहाँ कह रहा है ऑलवेज हैज़ अ यूनिट, कहाँ, इस केस में कहाँ यूनिट आया, कह रहा है ऑलवेज हैज़ अ यूनिट, कहाँ यूनिट आया इसके, नहीं आया, इसलिए ये भी ऑप्शन हो गया गलत। मे हैव अ यूनिट, ये सही है, यूनिट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। यहाँ क्या हो गया, यहाँ नहीं हुआ,
नहीं है। यूनिट हो भी सकता है, यूनिट नहीं भी हो सकता है। यूनिट हो भी सकता है, यूनिट नहीं भी हो सकता है। मे हैव अ यूनिट, मे हैव अ यूनिट मतलब यूनिट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मे बी का मतलब क्या होता है? मे बी आई विल मीट एंजल प्रिया, मतलब हो सकता है मैं उससे मिल सकता हूं, मतलब चांस ये भी है कि नहीं भी मिल सकता हूं, दोनों बात है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, मे हैव अ यूनिट। और बाकी डज नॉट एग्जिस्ट, ये तो गलत हो गया। नहीं नहीं, डज नॉट, डायमेंशनलेस क्वांटिटी, डायमेंशनलेस क्वांटिटी डज नॉट, ये तो एकदम गलत है। एग्जिस्ट तो करता है, देख रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमेंशनलेस क्वांटिटी, एंगल डायमेंशनलेस क्वांटिटी। क्लियर है बात? क्लियर है बात? क्लियर है बात? ओके ओके। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, और आगे अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। इसको छाप लेना है बढ़िया से। तो इसका एक हम कंक्लूजन यहाँ पर दे देते हैं, यहाँ पर एक कंक्लूजन हम दे देते हैं, यहाँ पर कंक्लूजन आपके लिए लिख देते हैं। कंक्लूजन में ये है गाइस, #3। कंक्लूजन में ये है, कंक्लूजन में ये है कि अगर यूनिट है, अगर यूनिट है तो अगर यूनिट है तो डायमेंशन, अगर यूनिट है तो डायमेंशन हो सकता है। फोर्स, अरे फोर्स के पास यूनिट भी है और फोर्स के पास डायमेंशन भी है, MLT-2, तो उसके पास डायमेंशन भी है, यूनिट भी है। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? फोर्स। इसका एग्जांपल हो जाएगा फोर्स। अच्छा, और यूनिट, यूनिट नहीं है और डायमेंशन भी, डायमेंशन भी नहीं है। यूनिट नहीं है और डायमेंशन भी नहीं है। एग्जांपल हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एग्जांपल हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यूनिट है, यूनिट है, डायमेंशन नहीं है। यूनिट है, डायमेंशन नहीं है। एग्जाम्पल हो जाएगा एंगल। एग्जाम्पल हो जाएगा एंगल। यूनिट, अब ये तेरा गंदा सोच कि अगर यूनिट नहीं है और डायमेंशन है, ये तेरा सोच, ये तेरा, तू साइंटिस्ट जब बनेगा तो निकालना, तू साइंटिस्ट बन जाना और निकालना। ये यूनिट नहीं है और डायमेंशन है, ये पॉसिबल है? यूनिट नहीं है लेकिन डायमेंशन है, ये नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। दिस केस इज रॉन्ग, नॉट पॉसिबल, नेवर पॉसिबल, ये नेवर पॉसिबल, लास्ट वाला नेवर पॉसिबल। ऐसा नहीं हो सकता है। अगर यूनिट नहीं है तो डायमेंशन कैसे हो जाएगा? यूनिट नहीं है तो डायमेंशन भी, यूनिट नहीं है तो डायमेंशन भी नहीं होगा। 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 यूनिट नहीं है तो डायमेंशन भी नहीं होगा, नहीं होगा। ये चीज पक्का है, यूनिट नहीं है तो डायमेंशन भी नहीं होगा। बाकी ये सब तू देख लेना भाई, बाकी ये सब तू देख लेना भाई। क्लियर है? चल आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3 के ऊपर। आइए 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 आइए, देखते देखते देखते। विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो, अभी आसान क्वेश्चन हो गया। इजी, दिस इज इजी, दिस इज इजी कैटेगरी, इजी इजी इजी। विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो डज नॉट एक्सप्रेस प्रेशर, प्रेशर को कौन सा एक्सप्रेस नहीं करता है? अरे भाई क्या ही क्वेश्चन है, ये तो बहुत आसान है। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स बाई एरिया। यही यूज है डायमेंशनल एनालिसिस का, यही यूज है फिजिक्स में कि मेरे पास ये 4 क्वांटिटी है। अब चारों में से इस सबको देखने से लग ही नहीं रहा प्रेशर का ये फॉर्मूला है। ये तो सबको याद है कि हाँ ठीक है, ये तो प्रेशर ही होगा, ये तो प्रेशर ही होगा। लेकिन बाकी सब प्रेशर को कुछ कुछ रिप्रेजेंट कर रहा है। सर गजब, मतलब यही इसका तो यही एप्लीकेशन है। फोर्स का हम लोग देखेंगे तो MLT-2 और एरिया का L², तो क्या हो जाएगा ML-1T-2, ML-1T-2। तो ये आपका प्रेशर का आ गया ML-1T-2, ये प्रेशर का आपका हो गया डायमेंशनल एनालिसिस। तो ये तो पूरा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो डज नॉट एक्सप्रेस प्रेशर, और ये तो प्रेशर का फॉर्मूला ही है, तो ये तो प्रेशर को एक्सप्रेस करेगा ही। तो यहां बोला डज नॉट एक्सप्रेस, तो ये तो एक्सप्रेस कर दिया ना। अरे ये तो प्रेशर को एक्सप्रेस कर दिया, डज नॉट पूछा है तो इसलिए गलत होगा। प्रेशर को ये एक्सप्रेस कर दिया, पूछा तो कौन सा नहीं करेगा, ये तो कर रहा है, ये तो कर रहा है। ठीक, नेक्स्ट देखना, दूसरा देखते हैं हम लोग। दूसरा ऑप्शन, ये तो पहला हो गया। दूसरा ऑप्शन में बोला है एनर्जी बाय वॉल्यूम, एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब आपको एनर्जी का डायमेंशनल एनालिसिस करने आना चाहिए, याद भी हो जाना चाहिए। एनर्जी का याद होना चाहिए ML²T-2, ML²T-2, और वॉल्यूम का होगा L⁻3। ये कट जाएगा तो क्या आ जाएगा ML⁻1 T⁻2, ML⁻1 T⁻2। अब आप देख सकते हैं ये भी पावर है, ये भी पावर को एक्सप्रेस कर रहा है, ये भी पावर को एक्सप्रेस कर रहा है, ये भी पावर को एक्सप्रेस कर रहा है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कौन नहीं करेगा, ये तो पावर को एक्सप्रेस कर दिया, ये तो पावर को एक्सप्रेस कर दिया, इसीलिए ये गलत हो गया। चलते हैं अब तीसरा पे एनर्जी बाय एरिया। शायद ये नहीं कर पाए, अरे नहीं करेगा, एक तो सही होना है ना,
एनर्जी बाई एरिया। अब नीट में एक ही करेक्ट होता है, वन ऑप्शन इज ओनली, अगर मल्टी करेक्ट जेई एडवांस में होता है। तो एनर्जी बाई एरिया, एनर्जी का फिर से आपको बोले हम याद करने के लिए एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, एरिया का होगा एल स्क्वायर, एरिया का होगा एल स्क्वायर। अरे एरिया किसी का भी ले ले, एरिया सर्कल का ले ले, पाई आर स्क्वायर, पाई तो का तो यूनिट होगा नहीं क्योंकि कांस्टेंट है एल का पावर 2। अरे एरिया किसी का भी ले ले, मान ले स्फेयर का ले ले, मान ले स्फेयर का ले ले, स्फेयर का एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई का तो कोई डायमेंशन नहीं होगा, आर का मतलब रेडियस है यानी एल स्क्वायर होगा। एरिया किसी का भी ले लो भाई, किसी का भी ले लो, सबका एल स्क्वायर आएगा, कट जाएगा, ये एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट जाएगा, आएगा। तो एम टी का पावर माइनस टू, एम टी का पावर माइनस टू, ये पावर को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, पावर को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, एक्सप्रेस नहीं कर रहा है। तो अगर ये पावर को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है तो यही हो जाएगा सही ऑप्शन, क्योंकि बोला था कौन सा पावर को एक्सप्रेस नहीं करेगा, तो ये पावर को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, क्योंकि पावर का तो डायमेंशनल एनालिसिस ये होता है। ये तो 9th क्लास में ही पढ़ना था कि पावर का फॉर्मूला फोर्स बाई एरिया, ये तो 9th क्लास में ही पढ़ना था। 9th में तो तू नशा करके सोया हुआ था कल, ठीक है मजाक कर रहे थे। आगे देखते हैं चौथा नंबर। अब ये तो यार गलत ही होगा, ये तो पावर को एक्सप्रेस कर ही देगा क्योंकि एक ही ऑप्शन सही होता है, तो इसको चेक करने का कोई मतलब नहीं। फिर भी वी आर इंटरेस्टेड इन चेकिंग दैट। अब देखिए एक थ्योरम होता है, अब देखिए एनर्जी और वर्क का डायमेंशन सेम होता है। अब ये एक वर्क का डिमेरिट हो गया कि दो क्वांटिटी का डायमेंशन सेम हो गया, एनर्जी का भी वही, वर्क का भी वही। तो हम पहचानेंगे कैसे कि जो मेरे पास क्वांटिटी है वो एनर्जी है कि वर्क है, एनर्जी है कि वर्क है। हालांकि एनर्जी से ही मतलब वर्क से ही एनर्जी आता है, वर्क से ही एनर्जी बनता है ना। जैसे फॉर्मूला होता है एक, वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो जो वर्क का डायमेंशन वही एनर्जी का डायमेंशन, ये पढ़ना है वर्क एनर्जी पावर में, इसको बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। खैर, तो वर्क का आपका हो जाएगा डायमेंशन एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, क्योंकि वर्क और एनर्जी का डायमेंशन सेम होता है, क्योंकि वर्क और एनर्जी आपस में इक्वल होता है। बहुत बढ़िया। टाइम का डायमेंशन होगा टी, टाइम का डायमेंशन होगा टी, ये टी चला जाएगा ऊपर, तो एम एल स्क्वायर टी का पावर माइनस 3, एम एल स्क्वायर टी का पावर माइनस 3, एम एल स्क्वायर। अरे रे 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 कुछ अच्छा वॉल्यूम था यहाँ पर, सॉरी गाइस, सॉरी वॉल्यूम था यहाँ पर। वॉल्यूम का हो जाएगा एल का पावर 3, ये कट जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एम एल का पावर -1 टी का पावर -2, एम एल का पावर -1 टी का पावर -2, यानी ये किसका आ गया, ये आ गया फिर से पावर का। पावर, अरे पावर का ही लिख दे रहा है रे, अरे पावर का ही लिख दे रहा है, प्रेशर लिखना था, जल्दबाजी में कुछ भी हम लिख दिए, पावर कहाँ से लिख दिए, प्रेशर लिखना था भाई। रात का समय है, 11:25 हो, रात का समय, झूमे चंद्रमा, बहुत ज़्यादा रात का समय हो गया। ये प्रेशर के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, ये प्रेशर को एक्सप्रेस कर रहा है, ये प्रेशर को एक्सप्रेस कर रहा है। चल बहुत ज़्यादा हो गया ही, तो ये पूछा था कौन सा नहीं करेगा, तो ये नहीं कर रहा था, तो ये सही ऑप्शन हो गया। चल भाई बहुत हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेलो हाँ, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायमेंशनल कांस्टेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायमेंशनल कांस्टेंट, कौन सा डायमेंशनल कांस्टेंट है, ठीक है। देखते हैं, आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। कौन सा डायमेंशनल कांस्टेंट है, डायमेंशनल कांस्टेंट मतलब कि एक ऐसा कांस्टेंट जिसका कुछ डायमेंशन हो। अब ये सब क्वेश्चंस पीवाईक्यू में हालांकि हमको होगा पता नहीं, आई डोंट नो, लेकिन ये सब क्वेश्चंस मतलब कि आने का पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा है। डायमेंशनल कांस्टेंट मतलब इन चारों, ये चारों ही कांस्टेंट्स दिया हुआ है चारों ऑप्शन में, इन चारों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि एक डायमेंशनल कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है, मतलब एक ऐसा कांस्टेंट जिसके पास डायमेंशन हो। बहुत सारा कांस्टेंट ऐसा होता है जिसके पास डायमेंशन नहीं होता है। फॉर एग्जांपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अभी थोड़ा देर पहले हम दिखाए थे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ कांस्टेंट। जैसे वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, हालांकि वो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं, वो ग्लास का एवरेज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, क्योंकि ग्लास मटेरियल तो बहुत सारा होता है, तो वो जो होता है वो ग्लास का एवरेज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। खैर, ये तो हो गया बात। अब हम आते हैं वापस यहाँ पर। जैसे पहला वाला जो है आपका डायमेंशनल कांस्टेंट, मतलब कि कांस्टेंट तो है, ये चारों ही कांस्टेंट है। आपको अगर आप थोड़ा आगे थोड़ा पढ़े हैं, अगर आप ड्रॉपर हैं, तो ये बात आप समझ रहे हो कि ये चारों ही कांस्टेंट है। और अगर आप 11th क्लास में हैं तो हो सकता है ये कुछ आपको अजीब लग रहा होगा, खास करके ये पॉइजन्स रेशियो अजीब लग रहा होगा। बाकी सब तो आपका पढ़ा ही भाई, ये 9th क्लास में था, ये भी 9th क्लास का है, ये वाला जो है ये भी 9th क्लास का है, और ये वाला जो है ये भी 9th क्लास का है, ठीक है। ये सब 9th क्लास का ही है। बाकी ये एक ऐसा चीज़ है जो आप आगे पढ़ते हैं सेकंड बुक में 11th क्लास का। खैर, तो पहला है मेरे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हम लोग सिंबल देते हैं n,
और इसका फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। स्पीड ऑफ लाइट का डायमेंशन होता है LT-1 और ये नीचे वाले का भी LT-1, यानी इसका क्या हो जाएगा M0 L0 T0, M0 L0 T0, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो कैसा है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट। और यहां बोला है डायमेंशनल कांस्टेंट, मतलब डायमेंशन हो, तो ये तो डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। ये कैसी कांस्टेंट है, लेकिन कैसा कांस्टेंट है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट, मतलब इसके पास डायमेंशन नहीं है। और यहां बोला है डायमेंशनल कांस्टेंट, मतलब डायमेंशन हो, और इसके पास तो डायमेंशन नहीं है, 0 0 0, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा गलत। दूसरा देखते हैं हम लोग। दूसरा बोला है पॉइजन्स रेशियो। पॉइजन्स रेशियो बहुत लोगों को नहीं मालूम होगा, हम पॉइजन्स रेशियो समझा देते हैं। थोड़ा समझाना मतलब क्या है, मतलब हल्के में उसको निपटाते हैं। पॉइजन्स रेशियो कुछ नहीं होता है, इसको हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं। और जैसे मेरे पास मान लेते हैं यहाँ पर एक छोटू सिलेंडर है, ये छोटू सिलेंडर का जो लेंथ है अभी वो L0 है। बड़ू ले लेते हैं, थोड़ा सा चौड़ू ले लेते हैं, चौड़ू। इसका लेंथ मान लेते हैं L0 है, L0, और इसका ये जो डायमीटर है वो मान लेते हैं D0 है। अब इसको हम खींच देते हैं, उई, तो खींचने से क्या होगा, इसका जो लेंथ है वो तो बड़ा हो जाएगा। इसका जो लेंथ है ये वाला सिलेंडर का वो बड़ा हो जाएगा, लेंथ इसका L हो जाएगा, और डायमीटर क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा छोटू, क्योंकि खींचने से। तो हम लोग जब बात करते हैं पॉइजन्स रेशियो का, तो पॉइजन्स रेशियो सिग्मा को हम लोग लिखते हैं लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाई लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन, लेटरल मतलब ये लेटरल इसको बोलते हैं, लेटरली कितना इसमें चेंजेस आया है। तो यहां पर क्या लिखते हैं, D/D, मतलब कि आपका नया वाला बाई ओरिजिनल वाला, डिवाइडेड बाई लेटरल, तो ये ना लेटरल ये, और लॉन्गिट्यूडनल कौन सा, लॉन्गिट्यूडनल होगा, यहाँ भी वही करते हैं, नया वाला बाई ओरिजिनल वाला। तो आप देख सकते हैं कि चाहे लेटरल हो चाहे लॉन्गिट्यूडनल हो, लेटरल हो लॉन्गिट्यूडनल हो, ये भी किस में मेजर होगा, मीटर में, ये भी किस में मेजर होगा, मीटर में। यानी इसका भी डायमेंशनल एनालिसिस L, इसका भी डायमेंशनल एनालिसिस L, इसका भी डायमेंशनल एनालिसिस L, और इसका भी डायमेंशनल एनालिसिस L, यानी m⁻0 L⁻0 T⁻0। अगेन इट इज अ डायमेंशनलेस कांस्टेंट। और यहां पर बोला है कि ऐसा कांस्टेंट जिसमें डायमेंशन हो, इसमें तो डायमेंशन नहीं आ रहा है, पॉइजन्स रेशियो में तो डायमेंशन नहीं आ रहा है, तो ये सेकंड ऑप्शन भी हो गया गलत। चलते हैं अब तीसरे ऑप्शन पे। वीडियो हमको लगता है बहुत लंबा हो जा रहा है, कोई बात नहीं। तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। रिलेटिव डेंसिटी यहीं समझा देते हैं। रिलेटिव डेंसिटी का मतलब होता है जब किसी एक सब्सटेंस का डेंसिटी को आप पानी का डेंसिटी से कंपेयर करते हैं, तो रिलेटिव डेंसिटी को रो रिलेटिव लिखते हैं, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस, एनी सब्सटेंस को, जब पानी जैसे ऑयल हो गया, कोई भी सब्सटेंस, बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। लेकिन वाटर का डेंसिटी कितना लेना है, किस पे लेना है, एट 4 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि इस पे पानी का एनालोमस बिहेवियर दिखता है, जिसकी वजह से जो आपका ये है बर्फ जम जाता है जब पानी में, तो नीचे जो एक्वेटिक लाइफ है वो सर्वाइव करता है। 4 डिग्री सेल्सियस पे वो पानी का कोई अलग बिहेवियर दिखता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पे जो पानी का डेंसिटी होता है उसको यहाँ रखते हैं हम लोग, और किसी और सब्सटेंस का डेंसिटी को यहाँ रखते हैं। तो डेंसिटी ऊपर में भी है, और डेंसिटी का आपको पता है फॉर्मूला होगा, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास का हो जाएगा kg और वॉल्यूम का हो जाएगा मीटर क्यूब। तो ऊपर भी डेंसिटी नीचे भी डेंसिटी, तो डेंसिटी कट जाएगा, तो इसका डायमेंशन आ जाएगा m0 L0 T0। मतलब ये क्या हो गया, डायमेंशनलेस कांस्टेंट। ठीक है, लास्ट बचता है आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ये तो आंसर होगा ही, क्योंकि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का आपको आता भी होगा करने, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का आता है, यूनिट भी आता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। ठीक है, देखते हैं, ये मिटाएं इसको हम, मिटाएं। ओके। जो आपका डायमेंशन ये है आपका चौथा आखिरी वाला ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसका आपका डायमेंशन होता है। आइए देखते हैं कैसे। ये कांस्टेंट तो होता है, ये यूनिवर्सल होता है, कांस्टेंट ही नहीं, ये तो यूनिवर्सल, पूरे यूनिवर्स में आप कहीं भी इसका न्यूटन का फॉर्मूला लगाते हैं तो अब जी का जो मान होता है 6.67 × 10⁻11 वही लेके चलते हैं। हाँ, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं जी के बारे। तो आपको पता होगा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से 9th क्लास में ये फॉर्मूला होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का। तो यहाँ से अगर आप जी निकालिएगा तो हो जाएगा Fr²/m1 × m2। तो F का हो जाएगा mLT-2, ये R का मतलब होता है दो मासेस के बीच का दूरी, और दूरी को हम लोग लेंथ में ही नापते हैं, तो L⁻2 डिवाइडेड बाई मास का m, इसका भी m, यानी m से m कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा m⁻1 L⁻3
टी का पावर माइनस एल का पावर 3 टी का पावर -2। यानी ये जो आपको दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है, ये जो आपको मेरे आंखों में प्यार दिख रहा है, अरे क्या बकवास कर रहे हैं। हाँ, तो ये जो आपको क्वांटिटी दिख रहा है, ये कैसा आ गया, ये कैसा, ये कांस्टेंट तो है, और कैसा कांस्टेंट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसके पास यूनिट भी है। तो पूछा था ये कैसे, ये क्या हो जाएगा, डायमेंशनल, ये हो जाएगा आपका डायमेंशनल कांस्टेंट। ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका डायमेंशनल कांस्टेंट। तो इसलिए ये आपका सही आंसर होगा। क्यों ये डायमेंशनल कांस्टेंट, क्योंकि इसके पास डायमेंशन भी है, कांस्टेंट भी है। मैं भी हूं, तुम भी हो, वो भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ गाइज, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज। ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज डायमेंशंस डिफरेंट फ्रॉम द रिमेनिंग 3। ये मेरे पास कुछ क्वांटिटीज दिया है, इनमें से सबको चेक करना है और बताना है कि किसका डायमेंशन सबसे अलग है। मतलब कि क्वेश्चन के हिसाब से ऑफ द फॉलोइंग विच क्वांटिटीज विच हैज डायमेंशंस डिफरेंट फ्रॉम रिमेनिंग 3, मतलब कि कोई 3 का, इन 4 ऑप्शन में से कोई 3 का डायमेंशन मैच कर जाएगा, और कोई चौथा ऐसा होगा जिसका डायमेंशन बाकियों से मैच नहीं करेगा। आइए एक एक करके देखते हैं। तो इसके लिए डायमेंशन आपको अच्छे से आना चाहिए, तभी आप इस टाइप का क्वेश्चन कर पाएंगे। खैर, आप, हमको लगता है कि एलिजिबल यहाँ तक हो गए होंगे। ठीक, तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वैल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वैल्यूम। तो एनर्जी का आपको बोले थे हम याद करने, ml² T-2, और वॉल्यूम का L की पावर 3। तो ये कटेगा तो क्या आ जाएगा यहाँ से, ml का -1 T का पावर -2। ये आ जाएगा आपका किसका, ये आपका ये वाला का आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन का, या राइट। तो इसका है। चलिए सेकंड वाला ऑप्शन चेक करते हैं, देख लेते हैं। फिर चारों में से जिसका अलग आएगा, चारों में से जिसका यूनिक आएगा, वो सही आंसर हो जाएगा। ओके, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन बोला है कि चारों में से किसका सबसे अलग है, सबसे अलग है, सबसे अलग है। चलिए आइए देखते हैं। सेकंड वाला है फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स का होता है mlt -2, और एरिया का होता है L²। L से L कट जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा ml -1 T-2, ml -1 T-2, ml -1 T-2। ओके, तो ये दोनों का तो मैच कर गया, ये दोनों का तो मैच कर गया, यानी कि ये दोनों तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, जिसका मैच नहीं करे, जिसका तीनों से सबसे अलग आए, जिसका तीनों से सबसे अलग आए। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वांटिटी की तरफ। नेक्स्ट आपका तीसरा है प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज, 10th में आप पढ़े होंगे पोटेंशियल डिफरेंस, एंड चार्ज पर यूनिट, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। चार्ज पर यूनिट, यहां नीचे में वॉल्यूम लिख लेते हैं। V इसलिए हम नहीं लिखे ताकि आप ये V और ये V में कंफ्यूज ना हो जाए। ओके सर, वोल्टेज का पहले पता होना चाहिए आपको, इसको ऐसे लिख लेते हैं, काम करते हैं VQ/, ऐसे। ठीक है, तो आपको पहले वोल्टेज, चार्ज, ये सब का पता होना चाहिए। तो वोल्टेज का आपको पता है, यहाँ पर इसको 1 मान लेते हैं। वोल्टेज का आपको पता है होता है वर्क अपॉन चार्ज। हाँ, तो जहाँ वोल्टेज है उसकी जगह वर्क अपॉन चार्ज डाल दीजिए, वोल्टेज की जगह चार्ज जैसे ही, और नीचे में क्या है, वैल्यूम। चार्ज से चार्ज कट गया तो वर्क बाई वैल्यूम। अब वर्क का होता है ml/T-2, ml² T-2, और वॉल्यूम का L की पावर 3। तो ये जब कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, ml का पावर -1 T का पावर -2, ml का पावर -1 T का पावर -2, ml का पावर -1 T का पावर -2। यानी कि ये तीनों मैच कर गया। पूछा था कौन सा सबसे यूनिक होगा, तो ऑब्वियसली एंगुलर मोमेंटम का सबसे यूनिक होगा। ठीक है, खैर फोर्थ ऑप्शन भी हम लोग कर ही लेते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम को हम लोग L से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है mvr sin थीटा। एंगुलर मोमेंटम का बात तब आता है जब कोई मेरे पास पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूमते जाता है ना। ठीक है, तो यहाँ पर मास का m होता है रोटेटिंग पार्टिकल का मास, जब गोल गोल जो सर्कुलर पाथ में घूमता है, और थीटा होता है वो एंगल कितना स्वेप्ट कर रहा है, उसको थीटा बोलते हैं, है ना। r तो पाथ जो है सर्कुलर पाथ, उसका रेडियस होता है। v का मतलब होता है उस पार्टिकल का चलने का वेलोसिटी, गोल गोल। तो यहाँ पर मास का हो जाएगा m, वेलोसिटी हो जाएगा L-T-1, वेलोसिटी का हो जाएगा L-T-1, और रेडियस एक टाइप का लेंथ होता है तो L हो जाएगा। साइन थीटा डायमेंशनलेस, क्योंकि साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, साइन ऑफ थीटा। परपेंडिकुलर एक टाइप का लेंथ है, हाइपोटेनियस भी एक टाइप का लेंथ है, यानी m0 L0 T0। ओके, यानी इसका कुछ नहीं लिखना है। तो यहां से आ जाएगा ml² T-1, यानी कि ml² T-1, ml² किसी से मैच नहीं कर रहा है, यानी कि इसका सबसे यूनिक है, इसलिए ये सबसे सही आंसर हो जाएगा। पूछा था चारों में से सबसे अलग किसका है, तो इसका सबसे अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। फॉर्मुलाज आपको याद होना चाहिए, बिना फॉर्मुला याद किए ये सब नहीं हो पाएगा। आइए सॉल्यूशन देखते हैं। सर बिना पढ़ाए देखते हैं। क्वेश्चन में बोला है द करेक्ट ऑर्डर
द करेक्ट ऑर्डर इन विच डायमेंशंस ऑफ द टाइम इंक्रीजेस इन द फॉलोइंग क्वांटिटीज इज। खुद भी आपको ट्राई करना है, ये वाला क्वेश्चन आप खुद ट्राई कीजिए, ठीक है। हो सकता है कि बहुत लोग 11th वाला लोग देख रहा होगा, तो वो लोग को नया नया चीज़ में थोड़ा दिक्कत है, जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया नया है ना, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी नया है, इसको हम लोग ईटा से डिनोट करते हैं, और इसके बारे हम साइड में बता देते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है, यहाँ लिख देते हैं, फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस ईटा ए डी बाई डी एक्स, ये फॉर्मूला होता है, जहाँ पर इसका मतलब होता है, इसको आप सिंपल ऐसे समझिए ना, समझने के लिए बस चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम, मतलब ये वेलोसिटी और ये डिस्प्लेसमेंट, सॉरी ये वेलोसिटी और ये डिस्प्लेसमेंट, बाकी माइनस को अगर आप नहीं भी लीजिएगा तो चलेगा, मॉड अगर इसमें हम लोग ले लें तो सिंपल। तो ये होता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इस सिंबल को हम लोग फिजिक्स में जब ऐसे खींच के लिखते हैं ना, तो इसको ईटा बोलते हैं, एन नहीं कहते हैं इसको, इस सिंबल का नाम होता है ईटा जब ऐसे लिखते हैं तो, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आई से लिखा जाता है, ये आपको आगे पढ़ना है चैप्टर नंबर 6 में, रोटेशनल मोशन एंड सिस्टम ऑफ पार्टिकल में, 6 चैप्टर में। और इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है mr²। ऐसे तो फॉर्मूला इसका बहुत सारा होता है, लेकिन जनरलाइज्ड एक, हम लोग जनरलाइज नहीं कहेंगे, मतलब एक जब पॉइंट मास होता है उस पर जब लगाते हैं तो mr², m मास है, r का मतलब डिस्टेंस, ठीक है। खैर, तो हम लोग देखते हैं चेक करके, बोला है ना कि क्वेश्चन हम लोग पहले समझेंगे। पहले तो क्या बोला है, द करेक्ट ऑर्डर इन विच द डायमेंशन ऑफ टाइम इंक्रीजेस, मतलब सबका डायमेंशन निकाल, ये ऑप्शन नहीं है बकलोल, ये ऑप्शन नहीं है, इन चारों का डायमेंशन निकालना है। निकालने के बाद टाइम का इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, मतलब सबसे जिसका टाइम का पावर सबसे कम आएगा उसको पीछे रखना है, और टाइम का पावर बढ़ते जाएगा तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। मतलब पहले चारों का चल हम पहले चारों का जो चारों क्वांटिटी दिया है चारों का डायमेंशन निकाल ले, उसके बाद फिर टाइम का इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दे। अभी भी समझ में नहीं आया, देखते पहले ये चारों का डायमेंशन निकाल, फिर समझ में आएगा, देखते जाओ। पहले हम लोग चले फर्स्ट पॉइंट में एनर्जी का बात करते हैं। एनर्जी को ई से लिखते हैं, और एनर्जी को तो हम खैर याद रखने बोले हैं ml² t-2। अब इसका तो निकाल के दिखाएंगे नहीं, एनर्जी का तो याद रखने बोले हैं ना, बहुत छोटा लिख दिया। एनर्जी का तो याद रखने बोले हैं ना, एनर्जी का होता है ml² t-2, ठीक है, इसको याद करने बोले हैं, ml² t-2 विद इन ब्रैकेट्स, तब ये डायमेंशनल इक्वेशन कहलाएगा। दूसरा देखते हैं हम लोग पावर को हम लोग लिखते हैं P से, और पावर का डायमेंशन हो जाएगा, पावर का डायमेंशन निकालना है तो वर्क डन बाय टाइम टेकन होता है पावर, तो वर्क का हो जाएगा ml² t-2, टाइम का हो जाएगा t, ऊपर चला जाएगा जब टाइम तो ml² t का पावर -3, तो ये आपका किसका आ गया, ये आपका पावर का आ गया। उसके बाद हम लोग चलते हैं तीसरे पॉइंट पे, और अब हम लोग डायमेंशन निकालेंगे। तीसरे पॉइंट पे अब हम लोग डायमेंशन निकालेंगे कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का, यहाँ से निकाल लीजिए, तो यहाँ से निकालिएगा तो ईटा बराबर ये डेल्टा एक्स का मतलब होता है डिस्टेंस, डेल्टा एक्स इज नथिंग बट डिस्टेंस, v इज वेलोसिटी, तो आप इसको ऊपर भेज दीजिए, तो फोर्स इंटू डेल्टा एक्स अपॉन ये वाला एरिया आ जाएगा नीचे, वेलोसिटी आ जाएगा नीचे। इसका निकाल रहे हैं ना, तो भाई इसको यहाँ, ये फोर्स है, ये मॉड लगाए, मॉडुलस फंक्शन। हम बेसिक मैथ्स भी आप लोगों को पढ़ाएंगे, यूनिट एंड मेजरमेंट के बाद बेसिक मैथ्स ही आएगा जबरदस्त तरीके से एकदम। तो यहाँ से क्या होगा, ये डेल्टा एक्स चला जाएगा ऊपर, ए आ जाएगा नीचे, और वेलोसिटी भी आ जाएगा नीचे, तो फोर्स का हो जाएगा mlt-2, ओके, और डेल्टा एक्स का हो जाएगा L, एरिया का हो जाएगा L², चेंज इन वेलोसिटी का हो जाएगा LT-1, चेंज इन वेलोसिटी का हो जाएगा LC-1, तो ये L² से ये दोनों L कट जाएगा, एक L बचेगा, तो m, ये L ऊपर जाएगा -1 t, ये t ऊपर जा करके हो जाएगा पॉजिटिव का, यानी -2t, ये ऊपर जाके t पॉजिटिव हो जाएगा, यानी यहाँ से आ जाएगा ml-1 t-1, ml-1 t-1, ठीक है। अब चौथा वाला का निकाल लेते हैं। चौथा है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है mr², तो ये m का m लिख लेंगे, r का लिख लेंगे l का पावर 2, r का लिख लेंगे, तो यहाँ मतलब यहाँ t नहीं है, ml² आया ना, ये r डिस्टेंस था तो l लिख दिए, मास का लिख दिए m, तो यहाँ पर t तो नहीं आ रहा है, तो t नहीं आ रहा है तो इसका मतलब उसका पावर कितना होगा, t नहीं आ रहा है इसका मतलब उसका पावर कितना होगा, 0, उसका पावर कितना होगा, 0, ठीक है। तो आपको क्या बोला गया था यहाँ पर, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने, ये चारों का t का, तो सबसे बड़ा t का पावर किसका है, सबसे बड़ा t का पावर किसका है सर, इसका, एकदम दो तमाचा खींच के एकदम, इसका पावर सबसे बड़ा है। ये नेगेटिव में है बकलूल, तो नेगेटिव में है तो इसका पावर क्या होगा, सबसे छोटा होगा, ये वाला पावर सबसे बड़ा होगा, t का पावर 0, क्योंकि 0 जो है इन सबके बाद पहले 0 आता है ना, तो सबसे बड़ा पावर उसका हो जाएगा। तो हमको बोला है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने, तो मतलब पहले सबसे कम वाला लिखेंगे, सबसे कम वाला तो यही है, यानी सेकंड, उसके बाद
सेकंड के बाद क्या आएगा, सेकंड, उसके बाद कॉमा दे लेते हैं, कॉमा, उसके बाद कौन आएगा, पावर 3 के बाद ये आएगा, फिर आपका आ जाएगा फर्स्ट, उसके बाद कौन आ जाएगा, थर्ड, थर्ड वाला का -1 है, थर्ड वाला का -1 है, और सबसे बड़ा पावर किसका है, इसका है, क्योंकि 0 सबसे बड़ा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया फोर्थ, तो यानी ऐसे जा रहा है, देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर है कि नहीं। इसमें टी का पावर कितना आया, ये वाले में टी का पावर कितना आया है, ये वाले में टी का पावर आया -3, इसमें टी का पावर कितना आया है, इसमें टी का पावर आया है -2, इसमें कितना आया है टी का पावर, इसमें टी का पावर आया है -1, और इसमें 0 आया है, मतलब इंक्रीज कर रहा है, पावर इज इंक्रीजिंग, पावर इज इंक्रीजिंग, तो यानी इंक्रीज कर रहा है पावर। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सेकंड फर्स्ट थर्ड फोर्थ, सेकंड फर्स्ट थर्ड फोर्थ, सेकंड फर्स्ट थर्ड फोर्थ, सेकंड थर्ड, सेकंड थर्ड कहाँ आ रहा है, सेकंड, उसके बाद फर्स्ट, अच्छा सेकंड फर्स्ट, सेकंड फर्स्ट, सेकंड फर्स्ट थर्ड फोर्थ, सेकंड फर्स्ट थर्ड फोर्थ, सेकंड ऑप्शन। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आइए 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 देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है द एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट सेकंड, पर यूनिट एरिया पर यूनिट सेकंड, ठीक है, बाई अ ब्लैक बॉडी, काला बॉडी, इसके बारे में पढ़ना है, आगे है, ठीक है। एट टेम्परेचर टी इज गिवन बाई दिस, ये एक, और जहाँ पर सिग्मा को हम लोग बोलते हैं स्टीफन्स कांस्टेंट, स्टीफन साइंटिस्ट का नाम है। तो आपसे सिग्मा यानी स्टीफन्स कांस्टेंट का डायमेंशनल एनालिसिस पूछा है, 4 ऑप्शन दिया है। ये के आप पहचान रहे होंगे, 7 तरह का फंडामेंटल क्वांटिटी होता है, उसमें से टेम्परेचर का केल्विन होता है, वहीं से ये के आ गया, छटपटाने वाला बात नहीं है। आइए देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को किसका निकालना है, सिग्मा का। फॉर्मूला दिया है E बराबर सिग्मा टी का पावर 4। अब जो नशा में होगा वो सोच लेगा कि जो E है वो एनर्जी है, लेकिन क्वेश्चन ठीक से पढ़ना है। एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर सेकंड, मतलब ये E का मतलब है एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर सेकंड मतलब टाइम, एरिया सेकंड, पर यूनिट एरिया पर सेकंड, पर यूनिट एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर सेकंड, क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। तो ये E का डायमेंशन एनर्जी नहीं होगा बकलोल, यहाँ E का मतलब है एनर्जी बाई एरिया इनटू टाइम, नशा में। तो यहाँ पर एनर्जी जो है, मजाक कर रहे हैं, एनर्जी का हो जाएगा ml² t-2, और ये एरिया का हो जाएगा l का पावर 2, और ये टाइम का हो जाएगा t, तो l² से l² कट जाएगा, तो mt का पावर -3, mt का पावर -3, यहाँ 1 है ना, ये पावर, ये कटेगा तो ऊपर जाके -1, तो ये E का आ गया। तो हमको, अच्छा T मतलब टेम्परेचर है, T मतलब टेम्परेचर है, क्वेश्चन बोला T मतलब टेम्परेचर, और टेम्परेचर का आपको पता है कि डायमेंशनल एनालिसिस होता है केल्विन। तो आइए यहाँ पर अब निकाल लेते हैं इसका, आइए अब निकाल लेते हैं सिग्मा का। तो सिग्मा बराबर होता है E बाई टी का पावर 4, सिग्मा बराबर होता है E बाई टी का पावर 4। इसका हम लोग निकाल चुके हैं, क्या होता है mt-3, और टेम्परेचर का केल्विन होता है, पता है आपको, तो यहाँ क्या हो जाएगा केल्विन का पावर 4, यानी ये आ जाएगा mt का पावर -3 केल्विन का पावर -4। ऑर्डर होता है लिखने का, पहले हम लोग मास लिखते हैं, फिर लेंथ लिखते हैं, फिर टाइम लिखते हैं, फिर टेम्परेचर लिखते हैं, एंड सो ऑन, मतलब लिखते हैं ऐसे करके। तो आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, m का पावर 1, l का पावर 0, t का पावर -3, k का पावर -4, जो ऑप्शन मैच कर रहा है उसको टिक मार दीजिए। सिग्मा को बोलते हैं स्टीफन्स कांस्टेंट, आप ये फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, काम आएगा। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, m, l तो है ही नहीं, t का पावर -3, t का पावर -3, k का पावर -4, ठीक है, सेकंड ऑप्शन, m t का पावर -3, k का पावर -4। इधर उधर कहीं पर हो जाए, रिकॉर्डेड लेक्चर है, इधर उधर कहीं पर हो जाए तो बता देना भाई, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेम्परेचर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ डेराइव्ड क्वांटिटी, टेम्परेचर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ डेराइव्ड क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग। मतलब कि टेम्परेचर को अगर हम डेराइव्ड क्वांटिटी के टर्म में दिखाना चाहें तो किसके मदद से दिखा सकेंगे, सब किसी में से नहीं। टेम्परेचर डेराइव्ड क्वांटिटी है ही नहीं, टेम्परेचर डेराइव्ड क्वांटिटी है ही नहीं, बोल रहा टेम्परेचर को डेराइव्ड क्वांटिटी के जैसा एक्सप्रेस करेंगे, किसके मदद से, लेंथ और मास की मदद से थोड़ी। टेम्परेचर यार खुद फंडामेंटल है, टेम्परेचर यार खुद फंडामेंटल क्वांटिटी होता है, क्वेश्चन ही गलत है, उसको डेराइव्ड में दिखाएं, फंडामेंटल क्वांटिटी होता है, टेम्परेचर होता है फंडामेंटल क्वांटिटी, उसको डिफाइन करने के लिए किसी का जरूरत नहीं है, इसीलिए यहाँ हो जाएगा नन ऑफ दिस, बहुत कम वस्तुओं से इसमें नन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम यही लिखते हैं, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम यही लिखते हैं आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ पर बोला है, डायमेंशंस निकालना है, डायमेंशन निकालना है आपको, डायमेंशनल एनालिसिस, मतलब CV का पावर 2 LI का पावर स्क्वायर और LI का पावर स्क्वायर, ठीक है, ये आपको क्वेश्चन दिया है। और यहाँ आपको बताया है कुछ जैसे आपको कैपेसिटेंस का दिया है चार्ज बाई पोटेंशियल,
ठीक है। उसके बाद वोल्टेज का दिया है करंट इंटू रेजिस्टेंस, और ये जो एल है, एल 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 का भी दे दिया है आपको। एल का दे दिया है वोल्टेज इंटू समय बाई टाइम करंट। ये आपको 3 चीज़ दिया है और आपको इसका डायमेंशन पूछ रहा है, आपको इसका डायमेंशन पूछ रहा है। ऑप्शन भी है, ऑप्शन भी है, वीडियो को पॉज करके आप ट्राई कर सकते हैं। एम एल का पावर 2 माइनस 2, सेकेंड ऑप्शन है एम 0 एल 0 टी 0, थर्ड ऑप्शन है एम एल माइनस 1 टी माइनस 2, और आखिरी ऑप्शन है एम एल टी माइनस 3। ट्राई कीजिए, एम एल टी माइनस 3, ट्राई कीजिए एम एल टी माइनस 3। चलिए आइए बनाते हैं इसको। तो देखिए आपको पता होगा कैपेसिटेंस, देखिए ये चार्ज है, वोल्टेज है, इसको सी को कैपेसिटेंस बोलते हैं, पढ़ना है आगे चल के। वी वोल्टेज है, आई रेजिस्टेंस है, आर आई करंट है, आर रेजिस्टेंस है। ये एल को इंडक्टेंस बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको इंडक्टेंस, इंडक्टेंस, इंडक्टेंस बोलते हैं इसको। इंडक्टेंस, ये वोल्टेज है, ये टाइम है, ये करंट है। ये वोल्टेज है, ये टाइम है, ये करंट है। तो निकल जाएगा ना, जब सबके बारे में बता दिए तो निकल जाएगा। इसलिए क्वेश्चन में ये फॉर्मूला दिया हुआ था, चारों में से कौन सा सही ऑप्शन है बताना है। ऊपर वाला क्वेश्चन हम मिटा रहे हैं, ऊपर वाला क्वेश्चन हम मिटा रहे हैं, उसके बाद सॉल्व करके दिखाते हैं। आइए सॉल्व करके देखते हैं इसको ज़बरदस्त तरीके से, ज़बरदस्त तरीके से सॉल्व करके देखेगा अभी हम लोग इसको। आइए देखते हैं हम लोग अभी कैसे करना है। पहले क्या करना पड़ेगा, आपको सी का निकालना पड़ेगा। सी का कैसे निकलेगा, सी का निकलेगा चार्ज बाय वोल्टेज करके। चार्ज का मतलब होता है करंट इन टाइम, वोल्टेज तो वी होता है। और आपको बताए हैं कि वोल्टेज का फॉर्मूला होता है वर्क बाय चार्ज। ऐसे कर लीजिए, थोड़ा आसान होगा। हालांकि ये फॉर्मूला ऐसे लिखना गलत है, लेकिन आपको अगर डायमेंशन करना है तो ऐसे आप कर सकते हैं। करंट का होता है एम्पियर, डायमेंशनल एनालिसिस। टाइम का टी होता है। चार्ज तो आपको पता होगा, चार्ज आई टी होता है, चार्ज का फॉर्मूला होता है आई टी। तो आई टी अगर होता है तो एम्पियर इंटू टाइम, करंट का एम्पियर, टाइम का टी। तो चार्ज की जगह हम लोग लिख सकते हैं ए टी, आजा टकला। और वर्क का होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। देखिए याद रखने बोले हैं, बार बार वर्क का क्या, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करके निकालते रहिएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, एम का पावर -1, ये एल ऊपर चला जाएगा, एल का पावर -2, टी ऊपर चला जाएगा, टी का पावर कितना हो जाएगा 4 ऊपर जाने के बाद, और ये ए का पावर 2। ये आ जाएगा आपका डायमेंशनल एनालिसिस। ये किसका आया, कैपेसिटेंस का। किसका आया, कैपेसिटेंस का। कैपेसिटेंस का थोड़ी निकालना था, वोल्टेज का निकालना है, एल का, आई का, तब ना पूरा कंप्लीट होगा। तो यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट आगे बात करते हैं, नेक्स्ट आगे बात करते हैं, नेक्स्ट आगे बात करते हैं, इधर ही बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आगे हम लोग बात करते हैं, यही निकाल लें क्या, वोल्टेज का। यार वोल्टेज का तो पता है, W/Q, वर्क बाई चार्ज। वर्क का होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, और चार्ज का हो जाएगा आजा टकला ए टी, करंट इंटू टाइम, करंट इंटू टाइम, एम एल स्क्वायर टी माइनस 3, और ये ए -1। ये आपका आ गया चार्ज, ये वोल्टेज का। और कौन बच गया, करंट का तो एम्पियर ही होगा। एल का निकाल लेते हैं, एल का ये यहाँ पर निकाल लेते हैं, एल का यहाँ निकाल लेते हैं। ये एल का यही निकालते हैं। वोल्टेज का हो जाएगा, अभी निकाले वोल्टेज का हम लोग, वोल्टेज का, टाइम का, सबको डाल देंगे, डाल देते हैं। वोल्टेज का है एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 ए -1, एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 ए -1, एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 ए -1। टाइम है आपका, टाइम का टी है, डिवाइड बाई करंट का आपका हो जाएगा एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा ए माइनस 2। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत सही। आइए अब देखते हैं, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। मेरे से जो क्वेश्चन पूछा था सी वी स्क्वायर बाई एल आई स्क्वायर, यही पूछा था, सी वी स्क्वायर बाई एल आई स्क्वायर। हम लोग सी का निकाल चुके हैं मेहनत से। क्या निकाले हैं सी का, m-1 l-2 t4 a का पावर 2, ये सी का निकाले थे हम लोग। वोल्टेज का क्या निकाले हैं, एम एल स्क्वायर t-3 a-1 का पावर 2 डिवाइड बाई एल का हम लोग निकाले हैं, एल मतलब इंडक्टेंस, एल माने इंडक्टेंस, फंस गया मेरा वायर, एल माने इंडक्टेंस। एल का निकाल चुके हम लोग, कहाँ निकाले हैं, सूरी, ये रहा। एल का है एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 ए माइनस 2, और करंट का आपको पता है होता है ए स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा ख़त्म। ठीक है, फिर इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। m-1 l-2 t4 a स्क्वायर, ऊपर वाला लिख लिए। फिर ये हो जाएगा m का पावर 2, l का पावर 4, t का पावर -6, 3 दूनी 6, a का पावर -2 डिवाइड बाई m l
टी माइनस टू, यहाँ भी 2, ठीक है। अब जो कट रहा है उसको काट दिए, जो कटता है उसको काट देना है, कटता है उसको काट देना है। ये आप देख सकते हैं ये m ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा m माइनस टू, ये m ऊपर जाके m माइनस टू, फिर ये l ऊपर जब देखिए ये माइनस टू है और ये 4 है, तो ये 2 इससे यहाँ पर कटेगा तो यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा और ये कट जाएगा तो l भी ख़त्म भाई, ये l इससे गया और फिर ये l इससे गया, ठीक। उसके बाद फिर ये m ऊपर गया है और यहाँ m2 है, ठीक है। और ये a 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये a भी ख़त्म हो जाएगा, 2 और -2 कैंसिल हो जाएगा। 4 में से गया ये, 4 में से गया ये, 4 में से गया ये, तो हो जाएगा t -2 और ये t का पावर -2 ऊपर जाएगा तो t का पावर 2 हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, m का पावर 0, t का पावर 0, l तो है नहीं तो l का पावर 0, तो ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, m का पावर 0, l का पावर 0, t का पावर 0, m का पावर 0, l का पावर 0, t का पावर 0, ठीक है। खुद से करना है इसको, खुद से करना है, जिस अगर नहीं आ रहा है समझ में, ये नहीं आया तो खुद से कर, खुद से एक बार ट्राई कर, आ जाएगा। बाकी इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और बाकी इसका सॉल्यूशन तो आपको मिल ही जाएगा, पीडीएफ के फॉर्मेट में मिलेगा, टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। आइए अब इसको हम लोग मिटाते हैं, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। रात का समय झूमे चंद्रमा, ठीक है। तो अब बजने वाला है, अब तो रात हो गया गाइस, जल्दी हम लोग वीडियो बंद करके और सोने का तैयारी करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है। ओके लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन लिखने का वक्त तो बचा नहीं है, तो हम लोग डायरेक्ट लिख लेते हैं। हमको दिया है ए जे का पावर 2 बाई m का पावर 5 g का पावर 2, और मेरे से इसका पूछा है, जहाँ पर बोला है ये E को बोल दिया है एनर्जी, J को बोला है एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। उसके बाद G को बोला है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। और M को बोला है मास, ठीक है, मास। अच्छा ऑप्शन भी दिया है, ऑप्शन आपका पहला वाला है, पहला ऑप्शन है L, दूसरा ऑप्शन है T, तीसरा ऑप्शन है M और आखिरी ऑप्शन है डायमेंशनलेस। तो ये 4 ऑप्शन है। आइए इसको सॉल्व करते हैं, एंगुलर मोमेंटम, आइए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए इसका सॉल्यूशन, इसी को सॉल्व करना है। तो आपको यहाँ पर किसका नहीं पता है, जी का निकाल लीजिए। अरे जी का 10 बार बताए हैं निकालने, FR² बाई M1 M2 अभी बताए थे। तो इसका हो जाएगा MLT माइनस 2, R का हो जाएगा L², मास का हो जाएगा M², एक M कट जाएगा तो ML का पावर 4, T का पावर -2, ML का पावर 4, M-1, ये कटेगा ना, तो जो बचा वो लिख दिए, कटा तो जो बचा वो लिख दिए। एनर्जी का आपको हम 50 बार बता चुके हैं, क्या होता है ML² T-2, ये एनर्जी का होता है ML² T-2। और आपको हम बता चुके हैं जी एंगुलर मोमेंटम का होता है MVR sin थीटा। एंगुलर मोमेंटम का देख रहा है सब यूज हो रहा है, बेशरम आदमी याद कर। मास का M, वेलोसिटी का हो जाएगा LT-1, रेडियस का हो जाएगा L। देखिए डायरेक्ट आना चाहिए, तब जाके ये सब क्वेश्चन 1 मिनट में आपसे नीट का एग्जाम में बन पाएगा। 1 मिनट में फॉर्मूला आपको एकदम मुँह जबानी टिप्स पे होना चाहिए, टैप्स पे होना चाहिए गाइस, टैप्स पे होना चाहिए। ML-1, कोई दिक्कत नहीं, ML-1। और क्या बच गया, मास का तो खैर M ही होता है, अब इसको पुट कर देंगे हम लोग। अब ये सारा को हम लोग बस पुट कर देंगे। आइए पुट करते हैं, पुटा देते हैं इसको। तो पुट करेंगे जब इसमें, तो है EJ का पावर 2 बाई M का पावर 5 G का पावर 2। तो यहाँ सॉल्व करने लायक तो ये बिल्कुल नहीं दिख रहा है, यहाँ सॉल्व करने वाला इसका शक्ल नहीं है। यहाँ करते हैं, अरे मेरा तार फंस गया था, हाँ। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कैसे करना है इसको। तो मेरे पास क्या है, EJ का पावर 2, M का पावर 5, G का पावर 2। तो E कितना है, E हो गया। J कितना है, J। तो J का डाल दिए। M कितना है, M का पावर 5, G कितना है, G -1 था, 4 4 4 4 4 4
अरे यार ये माइक बड़ा सरदर्द है एकदम। हाँ, तो जी का पावर और यहाँ पर 2 हो जाएगा। ओके 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 ओके, बहुत ये हल्का अजीब हो गया है। ओके ओके ओके, अब ये कटेगा तो 1 सेकंड सॉल्व कर लेते हैं। ml2 3 माइनस 2 m स्क्वायर l का पावर 4 t का पावर -2 डिवाइडेड बाय m का पावर 5 m का पावर -1, m का पावर -1 और 5 जाएगा तो 4 बचेंगे, l का पावर 4। ओ सॉरी, स्क्वायर है यहाँ पर, सॉरी दोस्तों, स्क्वायर है सर दोस्त, स्क्वायर होगा जब यहाँ पर तो यहाँ पर 3 आएगा। l का पावर कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, टी का पावर -4। ठीक है, अब यहाँ से क्या बच रहा है, ये m का पावर 3 हो जा रहा है। राइट 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 राइट, 2 और 4 2 और 4 2 और 4 6, 2 और 4 6, 2 और 4 6 6, और क्या है, -2 -4, और यहाँ है m का पावर 3, m का पावर 3, m का पावर 3, m का पावर 3, l का पावर 8, t का पावर -4। कटिम 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 कटिम, ऑप्शन से तो मैच नहीं कर रहा है। कटिम कटिम, कुछ गड़बड़ी होगा, कुछ गड़बड़ी होगा। मास का m स्क्वायर हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा, 1 सेकंड, l इंटू एल कितना होता है, l का पावर 3 होते हैं, l का पावर 3 होते हैं। तो अगर यहाँ l का पावर 3 होते हैं, यहाँ l का पावर 3 होते हैं, तो यहाँ भी g का पावर 3 होते हैं। और 3 इंटू 2 कितने होते हैं, 6 होते हैं, 6 होते हैं, तो यहाँ भी 6 हो जाएंगे। कटेंगे कटेंगे तो ये डायमेंशनलेस आएंगे, डायमेंशनलेस आएंगे, कुछ तो बच नहीं रहा है। m टू द पावर 0, l टू द पावर 0, t टू द पावर 0। ये आपका 10 क्वेश्चन हुआ समाप्त, तो इसका हो जाएगा डायमेंशनलेस। यस, तो कहीं पर वीडियो में कहीं पर कोई गलती हुआ होगा तो उसके लिए आप मुझे माफ़ ना करें, क्योंकि आप मतलब मजाक कर रहे हैं। ठीक है, कहीं पर कोई गलती होगा वीडियो में तो आप उसको देख लीजिएगा कहाँ जो भी है। ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन में गलती हो, कंसेप्ट में कभी कैलकुलेशन में इधर उधर हो सकता है। तो खैर, अब इसके बाद आपसे हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ज़बरदस्त वीडियो के साथ, एपिसोड नंबर 3 के साथ। उसमें हम लोग उठाएंगे अपना नया टॉपिक। ठीक है, इसके बाद वाला जो टॉपिक है उसके ऊपर बात करेंगे, मज़ेदार टॉपिक, नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, है ना। और छोटा ही वीडियो होगा अगले बार वाला, उसमें हम लोग थोड़ा सा जो बड़ा बड़ा डिस्टेंस का यूनिट होता है, जैसे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हुआ, उसके बाद आपका पैरसिक हुआ, ठीक है, इन सब के ऊपर बात करेंगे, इन सब टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। और इसके बाद ऐसे ही लेक्चर्स आते रहेगा। तो आप कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, मज़ा आया कि नहीं आया, ये 10 क्वेश्चन कैसा था, आपको ये 10 क्वेश्चन बहुत आसान लगा, मीडियम लगा, बहुत हार्ड लगा, कैसा लगा कमेंट करके बताना है। उससे मेरा एक पॉजिटिविटी बने रहेगा आप लोगों के साथ कि हमको भी वीडियोज़ रेगुलर आपके लिए लेके आना है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, बाय।